नमस्कार मेरे मित्र, मेरे बंधुओं, मेरे प्रिय मित्रों। आज की कक्षा की शुरुआत हम आपके मन में उठ रहे उन विचारों से करते हैं। हमसे पहले भी मुसाफिर कई गुजरे होंगे, कम से कम राह के पत्थर तो हटाते जाते। तो मैं आपका मित्र सुजीत आपके राह के पत्थर को हटाने के लिए एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूं। अगर प्रयास पसंद आए तो आप अपना समर्थन देंगे। हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आज की कक्षा। इसमें हमने चुना है एमसीक्यू, जो कि एनईपी 2020 का है, जो कि आपके राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्थात सीटीईटी के साथ साथ बिहार सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा में आपके आने की पूरी संभावना है। अर्थात एसटीईटी में भी आपके साथ ये सवाल काम आएंगे। साथ ही जो आप प्रधान शिक्षक की परीक्षा देने जा रहे हैं उसमें भी ये प्रश्न महत्वपूर्ण बनते हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है हमारा, भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी किस वर्ष लागू की गई थी? यानी जब भारत की बात हो तो हमको पता है कि भारत देश हमारा 1947 में आजाद हुआ। हम शिक्षा में पिछड़े थे, लेकिन इस शिक्षा के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए हमारे देश ने एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी को लाया। ये सबसे पहली शिक्षा नीति वर्ष 1968 में लाई गई। यानी इस प्रश्न का विकल्प एक सही है। 1968 में भारत की स्वतंत्रता के बाद शिक्षा पर पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी। यह कोठारी आयोग की रिपोर्ट 1964-1966 पर आधारित थी। इंदिरा गांधी सरकार ने 1968 में शिक्षा पर पहले राष्ट्रीय नीति की घोषणा की थी और यह घोषणा 1968 ईस्वी में हुई थी। इसलिए ये प्रश्न का सही उत्तर आपका विकल्प एक है, 1968। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कितने वर्षों के बाद भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की गई? आपको ज्ञात होगा कि 2020 के राष्ट्रीय शिक्षा नीति से पूर्व जो शिक्षा नीति प्रचलित थी वो 1986 की थी, और 1986 में जब आप 34 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2020। यानी इसलिए इस प्रश्न का विकल्प तीन सही है, 34 वर्ष। 34 वर्षों के पश्चात आई इस नई शिक्षा नीति का उद्देश्य सभी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करना है, जिसका लक्ष्य 2022 तक पूर्व प्राथमिक शिक्षा 3 वर्ष से 6 वर्ष के आयु सीमा को सार्वभौमिक बनाना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, नई शिक्षा नीति 2020 के मसौदा समिति अर्थात ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन है? तो नई शिक्षा नीति 2020 की अगर हम बात करें तो इसके मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरी रंगन साहब हैं। के कस्तूरी रंगन अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं, जो कि इसरो के प्रमुख भी रहे हैं। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है, प्रश्न तीन का सही विकल्प है एक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न चार क्या कह रहा है? कह रहा है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट की मंजूरी कब मिली? नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट की मंजूरी कब मिली? तो 29 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी। अर्थात अगर इस विकल्प की बात करें तो विकल्प दो सही है, 29 जुलाई 2020। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वर्तमान के 10+2 शैक्षिक मॉडल को एक नए शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली के आधार पर विभाजित किया गया है। वह नई शिक्षक शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली क्या है? तो आपको पता है कि वर्तमान में जो हमारा स्कूल एजुकेशन सिस्टम है वो 10+2 सिस्टम है। 10+2 सिस्टम है। 12th तक की पढ़ाई 10+2 के नाम से जानी जाती है, लेकिन इसको बदल रहा है हमारा एनईपी 2020। इसने नई व्यवस्था की बात की है। नई शिक्षा नीति ने
जो बात की है उसमें 5+3+3+4 यानी विकल्प 2 सही है। नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4 डिजाइन वाले शैक्षणिक संरचना का प्रस्ताव दिया गया है, जो कि 3 वर्ष से 18 वर्ष के आयु वाले बच्चों को शामिल करता है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, एनईपी 2020 के अनुसार कितने आयु तक के बच्चों को शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंतर्गत रखा गया है? आपसे पूछा जा रहा सवाल कि एनईपी 2020 किस आयु वर्ग को कवर कर रहा है आरटीई 2019 के प्रावधानों के अंतर्गत। तो आपको याद होगा कि आरटीई 2009 में निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई थी, जिसमें एज तय किया गया था 6 वर्ष से 14 वर्ष। परंतु नई शिक्षा नीति जो 2020 आई, उसने इस एज को बढ़ा के कर दिया है 3 से 18 वर्ष। यानी सही विकल्प प्रश्न का आता है 2। यानी एनईपी 2020 ने 3 वर्ष से लेकर 18 वर्ष के बच्चों को शामिल करने की वकालत की है। अर्थात हम कह सकते हैं कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत 3 साल से 18 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अंतर्गत रखा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि एनईपी 2020 में शिक्षक को किस कक्षा तक मातृभाषा, ध्यान देंगे, मातृभाषा, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा में पाठ पढ़ाने पर बल दिया गया है? तो अगर आप एनईपी 2020 का अध्ययन करेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि एनईपी 2020 में कक्षा 5 तक के शिक्षा को मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा को अध्यापन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। साथ ही इस नीति में मातृभाषा को कक्षा 8 तक और आगे के कक्षाओं के लिए भी अपनाने का सुझाव दिया गया है। तो प्रश्न का जो सही विकल्प होगा, उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, प्रश्न का सही विकल्प होगा 3। क्योंकि बल देने की बात की गई है, तो बल देने की बात जो है वो कक्षा 5 तक की है, लेकिन आगे की कक्षाओं को भी मातृभाषा में पढ़ाया जाए, इस बात की चर्चा भी इसमें हुई है। आपको वर्तमान की घटना के बारे में मैं बता दूं कि मेडिकल की कक्षाएं जो सिर्फ अंग्रेजी माध्यम में होती थी, वर्तमान शैक्षणिक सत्र से वो कक्षाओं को हिंदी में भी शुरू करने की चर्चा हो रही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 8। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक 3 से 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण व समावेशी शिक्षा प्रदान करना है? यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने कब तक इस लक्ष्य को पूरा करने का सोचा है, जिसके अंतर्गत 3 साल से 18 साल के सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण एवं समावेशी शिक्षा मिल सके? तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो आपका है, इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो है विकल्प 2, वर्ष 2030 तक। अगर हम बात करें तो नई शिक्षा नीति का लक्ष्य 2030 तक 3 से 18 वर्ष के वर्ग के आयु के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 9। ये कहता है कि एनईपी 2020 में किस वर्ष तक स्कूली शिक्षा में 100% जीईआर यानी ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो के साथ माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है? अगर आप एनईपी का अध्ययन करेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि साल 2023 तक स्कूली शिक्षा में 100% जीईआर के साथ माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है, यानी वर्ष 2030, जो कि विकल्प 1 में आपको दिया गया है। तो प्रश्न 9 का जो सही उत्तर है वो विकल्प 1 है। बढ़ते हैं अगले 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न आपका कह रहा है कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है?
तो नई शिक्षा नीति के मसौदे को जब आप अध्ययन करेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र पर जीडीपी का 6% हिस्से को सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है। अर्थात इस प्रश्न का सही विकल्प कौन है? विकल्प संख्या 3, 6%। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वोकेशनल कोर्स यानी व्यावसायिक कोर्स को किस कक्षा से शुरू करने की बात की गई है? तो इस प्रश्न का सही विकल्प होता है कक्षा 6। कक्षा 6 से ही शैक्षणिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा यानी वोकेशनल कोर्स को शामिल करने की बात की गई है। इसमें इंटर्नशिप की भी व्यवस्था की बात की गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, लॉ व मेडिकल एजुकेशन को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एकल निकाय के रूप में किस आयोग का गठन किया जाएगा? तो एनईपी 2020 क्या कहता है इस सिलसिले में? तो प्रश्न संख्या 12 की अगर बात की जाए तो नई शिक्षा नीति एनईपी में देश भर में उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए एक एकल नियामक अर्थात भारतीय उच्च शिक्षा परिषद यानी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI की परिकल्पना की है, जिसकी भूमिका को पूरा करने के लिए भारतीय उच्च शिक्षा आयोग की होगी। बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 13 कहता है, किस वर्ष तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा? यानी पूछा जा रहा है कि 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स को कब तक कंपलसरी बना दिया जाएगा? तो आपको अगर आप एनईपी 2020 का अध्ययन करेंगे तो ज्ञात होगा कि वर्ष 2030 तक यानी विकल्प 4, वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री का होना अनिवार्य हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प संख्या 4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि एनईपी 2020 के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को कितना प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? तो एनईपी के अध्ययन से आपको ज्ञात होगा कि एनईपी 2020 के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात अर्थात ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को 26.3% जो कि वर्ष 2018 का आंकड़ा है से बढ़ाकर 50% तक करने का लक्ष्य रखा गया है। और इसके साथ ही देश के शिक्षण संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटों को जोड़े जाने की बात की गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा कि एनईपी 2020 के अनुसार भारत में शोध व अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान की स्थापना की बात की गई है? तो आपको ज्ञात होगा, आपने अगर एनईपी 2020 का अध्ययन किया है तो आपको ज्ञात हो जाएगा कि शोध करने के लिए और पूरी उच्च शिक्षा में एक मजबूत अनुसंधान संस्कृति तथा अनुसंधान क्षमता को बढ़ावा देने के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन अर्थात आपका कौन सा हो गया? नेशनल रिसर्च फाउंडेशन यानी एनआरएफ की स्थापना की बात की गई है। इसका उद्देश्य है शोध संस्कृति को सक्षम बनाना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 क्या कह रहा है आपका? प्रश्न संख्या 16 कहता है कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्नातक ग्रेजुएशन को कितने वर्ष का कर दिया गया है? आप
अभी ग्रेजुएट होकर निकले होंगे, आपका ग्रेजुएशन कितने वर्षों का था? 3 वर्षों का। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने इसमें कुछ परिवर्तन किए हैं। अगर इस परिवर्तन की बात करें तो एनईपी 2020 के तहत स्नातक पाठ्यक्रम में मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट व्यवस्था को अपनाया गया है। इसके तहत 3 वर्ष या 4 वर्ष में स्नातक कार्यक्रम को छात्र कई स्तरों पर पाठ्यक्रम को छोड़ सकेंगे और उन्हें उसी के अनुरूप डिग्री या प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। आपको ज्ञात होगा कि 1 वर्ष के बाद अगर कोर्स से आप एग्जिट लेते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप 2 वर्ष के बाद लेते हैं तो आपको एडवांस डिप्लोमा मिलेगा। अगर 3 वर्ष तक आप अध्ययन पूरा कर लेते हैं तो आपकी स्नातक पूरी हो जाएगी। अतः विकल्प की आंसर क्या होगी? 3। लेकिन अगर आप डिग्री को 4 वर्षों तक पूरा करते हैं तो आपको शोध के साथ स्नातक की उपाधि दी जाएगी। पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने ऐसी व्यवस्था की है कि हम मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर आज की व्यवस्था की अगर हम बात करें तो अगर आप इंजीनियरिंग की पाठ्यक्रम को पढ़ते हैं तो 4 सालों में कुल 8 सेमेस्टर होते हैं। अब किसी कारणवश मान लीजिए आपने 6 सेमेस्टर की पढ़ाई की और आगे की पढ़ाई छोड़ दी, तो आपके पास विकल्प होगा अब कि 2 सेमेस्टर बाद में आके पूरा कर लें और आपको इंजीनियरिंग की पूरी डिग्री मिल जाएगी। तो इस वजह से आप अगर 2 सालों के बाद कोर्स को छोड़ देते हैं तो आपको डिप्लोमा की उपाधि मिल जाएगी। अगर 3 सालों में तो आपको क्या मिल जाएगी? डिग्री मिल जाएगी। और अगर 4 साल आप पूरा कर लेते हैं तो आपको शोध के साथ स्नातक की डिग्री मिलेगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, एनईपी 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम NETE को स्थापित किया गया है? तो एनईपी 2020 के अध्ययन से आपको ज्ञात होगा कि ई पाठ्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित किए जाएंगे और वर्चुअल लैब विकसित की जा रही है और राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम बनाया जा रहा है। तो इसका मेन उद्देश्य जो है वो ई पाठ्यक्रम यानी ई करिकुलम को बढ़ावा देना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न संख्या हमारा 18 है। 18वां प्रश्न क्या कह रहा है? तो 18वां प्रश्न कहता है कि एनईपी 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा से किस कोर्स को समाप्त कर दिया गया है? तो अगर आप एनईपी 2020 का अध्ययन करेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि इसने एमफिल को समाप्त कर दिया है। यानी विकल्प कौन सा विकल्प सही है? विकल्प 4 सही है। इसने एमफिल को क्या कर दिया है? समाप्त कर दिया है। उच्च शिक्षा में कई बदलाव किए गए हैं। जो छात्र रिसर्च करना चाहते हैं उनके लिए 4 साल की डिग्री प्रोग्राम होगी। जो लोग नौकरी में जाना चाहते हैं वो 3 साल पे ही डिग्री प्रोग्राम करेंगे। लेकिन जो रिसर्च में जाना चाहते हैं वो 1 साल एमए करने के बाद सीधे पीएचडी में नामांकन ले सकते हैं। आपको ज्ञात होगा कि इस बार यूजीसी नेट द्वारा जो आवेदन मांगा गया है उसमें कहा गया है कि जो बच्चे 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम में है वो अपने अंतिम वर्ष में भी नेट का फॉर्म भर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अर्थात यूजीसी की स्थापना कब हुई? इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किस वर्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अर्थात यानी यूजीसी की स्थापना कब हुई? तो आपको ज्ञात होगा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अर्थात यूजीसी की स्थापना 28 दिसंबर 1953 को यूजीसी अस्तित्व में आया और विश्वविद्यालय शिक्षा में शिक्षण, परीक्षा, अनुसंधान के मानकों के समन्वय, निर्धारण और रखरखाव के लिए 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा भारत सरकार का एक वैधानिक संगठन बन गया। तो उपलब्ध विकल्प के अनुसार विकल्प 3 सही है। वर्ष 1956 में
लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि 28 दिसंबर 1953 को सबसे पहली बार ये अस्तित्व में आया था, लेकिन 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा यह भारत सरकार का एक वैधानिक संगठन बन गया था। तो विकल्प में चूंकि 53 उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम विकल्प में 1956 के साथ जाएंगे। बढ़ते हैं अपने 20वें प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न आपका क्या कह रहा है? 20वां प्रश्न कहता है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन बन गया? तो इसका सही विकल्प है कर्नाटक। विकल्प एक। नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा के वक्त कर्नाटक ने इसे सबसे पहले लागू किया। उस समय वहां भाजपा की सरकार थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम को से प्रस्तावित करती है? यानी इसने निर्देश के माध्यम में कौन सी भाषा की बात की है? तो आपको अच्छे से ज्ञात होगा, ऊपर के प्रश्नों में भी हमने चर्चा किया कि प्राथमिक स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 राष्ट्र भर में शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा, गृह भाषा या यूं कहें क्षेत्रीय भाषा को अपनाने पर बल दिया है। 5वीं कक्षा तक की पूरी अध्ययन और अध्यापन प्रणाली जो होगी वो मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में की जाएगी, लेकिन इसके आगे 8वें तक की पढ़ाई को भी मातृभाषा में करने की सलाह या सुझाव दी गई है एवं उच्च कक्षाओं को भी मातृभाषा के महत्व को बताया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न कहता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है? तो वैसे तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बहुत सारी सिफारिशें करती हैं, लेकिन उपलब्ध विकल्प में से सबसे उपयुक्त विकल्प जो है आपका वो बहुभाषावाद है। आइए इसका विश्लेषण करें। तो आप अगर एनईपी 2020 की पूरी विद्यालय शिक्षा के दौरान निर्देश के माध्यम के तौर पर मातृभाषा के अध्ययन का समर्थन करती है और बहुभाषावाद को बढ़ावा देती है, क्योंकि बहुभाषी शिक्षा छात्रों को पढ़ने के लिए छात्र की मातृभाषा या मूल भाषा का उपयोग करने पर जोर देती है। इसके साथ साथ आप विदेशी भाषाओं का भी अध्ययन कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं सुझाया है? ये प्रश्न ऑलरेडी सीटेट 2021 में पूछे जा चुके हैं, इसलिए आप ध्यान से देखेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने क्या सुझाव नहीं दिया है? नहीं वाले विकल्प पे आप जोर डाल के देखेंगे। अब क्या है, कह रहा है कि प्रत्येक विद्यार्थी के विशिष्ट क्षमताओं की पहचान और बढ़ावा देना। तो ये सुझाव तो दिया गया है, इसलिए प्रश्न का सही विकल्प ये हो नहीं सकता। अब कह रहा है कि सृजनात्मकता पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए और तार्किक निर्णय करने और नवाचारिता को प्रोत्साहित करने के लिए विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना चाहिए। तो नई शिक्षा नीति ने इसकी भी बात की है, तो इस वजह से ये प्रश्न का उत्तर आपका नहीं हो सकता। नई शिक्षा नीति तो कहता ही है कि क्रिएटिविटी से स्टडी होनी चाहिए, लॉजिकल रीजनिंग की बात करता है, साथ ही साथ इनोवेशन की बात करता है, क्रिटिकल थिंकिंग की बात करता है। तो इस अनुसार इस विकल्प चूंकि नहीं वाला पूछा गया, इसलिए दूसरा ऑप्शन भी नहीं हो सकता। बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की ओर। तो अगला ऑप्शन क्या कह रहा है? बच्चों में अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक को इनाम और दंड का प्रयोग करना चाहिए। तो देखिए यहाँ दंड की बात की गई है और इनाम की बात की गई है, जिसकी कहीं कोई चर्चा एनईपी 2020 में नहीं है। यानी इस प्रश्न का सही विकल्प आपका ये विकल्प संख्या 3 हो जाता है। देखिए अगले विकल्प को भी हम लोग देख ले, तो अगला विकल्प है हमारा कि रट्टा मार कर सीखने और परीक्षाओं के लिए सीखने के अतिरिक्त संप्रतय समझ पर बल देना चाहिए। तो बिल्कुल हमारा जो एनईपी है वो कॉन्सेप्चुअल स्टडी की बात करता है,
कॉन्सेप्ट को समझने की बात करता है, न सिर्फ रट्टा मारना और परीक्षा की तैयारी करने की, बल्कि हमें जो कॉन्सेप्ट है, जो संप्रत्यय है, उसको समझकर अपने अध्ययन को करना चाहिए। तो ये हमारे आज के प्रश्न का आखिरी प्रश्न था। हम मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और नए प्रश्न के साथ। तब के लिए सबा खैर। थैंक यू। धन्यवाद।